स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, लगातार हमारी सिलेक्शन सीरीज होती जा रही है और बच्चों का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। वैसे तो सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट करते हैं तो एक नई एनर्जी आ जाती है कि हमें अभी और अच्छे तरीके से काम करना है, जितना अच्छा हो सकता है बच्चों तक कंटेंट पहुंचाना है। तो जो बच्चे देख रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं मतलब अभी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, और मतलब कोई बात नहीं, अभी आप देखिए, अच्छे से समझिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपका काम का है और सर हमारे लिए मेहनत कर ही रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और कमेंट करके आपको बताना भी है। ये क्लास जो आपकी है किसी भी प्रकार से आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं, बल्कि अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी ऑफलाइन बैच में आके पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं कि उनके क्या डाउट हो सकते हैं, वो क्या पूछने वाले हो सकते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। और अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट और है तो ये सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी आने वाले एग्जाम में। और अभी आप अगर टेस्ट लगा रहे हो, पिछले साल के एग्जाम वगैरह सॉल्व मतलब पेपर जो सॉल्व कर रहे होंगे, तो जरूर आपका स्कोर बढ़ रहा होगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 33, 72, 11 और 18 से विभाज्य है। मैं बीच बीच में आपको ये चीजें मतलब सिखाता रहता हूँ, है तो आसान सा क्वेश्चन, लेकिन जितना आप इसमें टाइम बचा लें उतना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो कभी भी आपको, वैसे 33, 72, 11 और 18 से विभाज्य मतलब इनका एलसीएम, तो कभी भी आपको इनका एलसीएम निकालने नहीं बैठना है, बल्कि विभाजिता के नियम से आपको इसको सॉल्व करना है, ताकि आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर बता पाए। यानी कि 33, 72, 11 और 18 से विभाज्य मतलब इनका एलसीएम इन चार संख्याओं से तो कटेगा, साथ ही इनके बच्चे से, ये है पापा संख्या, इनके बच्चे यानी इनके गुणनखंड से भी कटेगा। जैसे कि 72 किससे कटता है? 72 2 से कटता है। देखो, 18 किससे कटता है? 18 2 से कटता है, 9 से कटता है। तो हमारा आंसर जो भी होगा वह 2 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और यहाँ आप देख रहे हैं 11, तो वो 11 से भी कटेगा। तो सबसे पहले तो ये देख लो आप, इकाई अंक 1 है, यानी ये 2 से नहीं कटेगा। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, तभी संख्या 2 से कटती है, अन्यथा नहीं कटती है। तो ये भी नहीं कट रहा है। अब बचे 2, ये दोनों आपको देख लेना है, क्या ये 9 से कट रहे हैं? 9 की विभाजिता में 9 के मतलब संख्या के अंकों का योगफल आपको देखना होता है। जैसे कि 9, 7 और 2 9, तो ये 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या ये कट रहा है? तो अंकों के योगफल में 9 का काम नहीं होता है। 6 और 6 12, क्या 12 9 से कटता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटता है सर। तो बचा एक ही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। विभाजिता के नियम आपको आने चाहिए, ठीक है ना? और ज्यादा नहीं, अगर आपको 2, 3 और 9 का ही याद है तो बहुत आपका काम बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना? चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 पाई सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या है? तो हमें क्या दे रखा है, इसमें बताया है उसने बेलन के बारे में, यानी कि बेलन। बेलन क्या होता है? मैंने देखो यहाँ पे इसका डायग्राम बना के रखा है। इसको बोलते हैं बेलन। आपको किसी भी आकृति का क्या चाहिए है? वक्र पृष्ठ। अब ये वक्र क्या होता है, पहले शब्द को समझो। वक्र का मतलब होता है कर्व्ड। अभी आप जो मोबाइल चला रहे हैं वह कर्व्ड स्क्रीन वाले हैं, यानी थोड़ी सी घुमी हुई स्क्रीन होती है, उसको कर्व्ड स्क्रीन वाला मोबाइल बोलते हैं। तो कर्व्ड यानी होता है वक्र, यानी होता है घुमा हुआ, है ना? तो इसका आपको चाहिए है घुमा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि चारों तरफ का क्षेत्रफल। कभी भी चारों तरफ आ जाए तो चारों तरफ को ही बोलते हैं परिमाप। अब आपको किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ चाहिए है, तो आप उसका वक्र पृष्ठ ऐसे याद रख लो कि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का मतलब होता है नीचे। इस आकृति को देखो, यही होता है बेलन। तो बेलन के आधार पर कौन सी आकृति बनी है? ये देखो, घूमी हुई आकृति, आधार यानी नीचे दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं वृत्त। तो बस आपको लिखना है वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। परिमाप ही क्यों? क्योंकि वक्र, वक्र यानी घुमा हुआ, घुमा हुआ मतलब चारों तरफ, तो चारों तरफ का मतलब होता है परिमाप। आधार का परिमाप, और ये होती है अपनी ऊंचाई यानी कि h, और इसका गुणा आपको करा देना है। लो भाई, फार्मूला बन गया। बेलन का
वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अब हमें वैल्यू दे रखी है कि हमें क्षेत्रफल उसने बता दिया है कितना है 96 पाई, 96 पाई। बस ऊंचाई भी हमें दे रखी है, यानी हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लगाना है और बस उसके बाद जो भी काटा पीटी होती है कर दो बस। 2 पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि उसमें पाई है, और यहाँ अपना आ गया आर, और एच भी दे रखा है। एच कितना है भाई, एच है अपना 12, बराबर दिया है 96 पाई। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, अब अपना क्या बचा यहाँ पे आर, आर बराबर हो गया 96, नीचे आ जाएगा अपना 12, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, 2 12 से जाएगा 12 अट्ठे 96, 2 से जाएगा 4 बार 2 चौके 8, तो अपनी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूले मालूम है तो एसएससी जीडी में आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 150 रुपए का लाभ होता है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी अगर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, कितना है 100 है, और अगर आपको उस पर 24% का लाभ कमाना है तो आपको वस्तु को बेचना पड़ेगा 124 में, सीधी सी बात है। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें अभी विक्रय मूल्य ही तो दे रखा है। जब हमने 1500 में बेचा है तब हमें 150 का लाभ हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य कितना था 1500 में बेचने से 150 का लाभ हुआ है, मतलब वस्तु को खरीदा था 1350 में। देखो 1500 में बेचा, सिंपल सी बात है विक्रय मूल्य, और 1300 रुपए सॉरी 150 रुपए उसने लाभ कमा लिया, प्रॉफिट। तो वस्तु को खरीदा कितने में था, सीपी कितना था, तो आप कहेंगे 1350 था सर। 1350 की वस्तु को 1500 रुपए में बेचेगा तभी तो 150 रुपए का लाभ होगा। तो बस उनके हिसाब से क्रय मूल्य है 1350 वस्तु का, अपने हिसाब से क्रय मूल्य हो गया कितना, हो गया 100। चाहिए क्या है, चाहिए है 24% का लाभ के लिए 124 में बेच दो उसे, ठीक है। काटा पीटी कर लो, शून्य से शून्य चला जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा अपना, ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 बच गया 3 हो गया 35, 5 सत्ते 35, 2 से इसको काट दो, 2 ही 6 12 और 2 दूनी 4, 2 ही 6 12 2 दूनी 4, और इसका आप 27 से गुणा करा दो, यानी 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आएगा। देखो एक ही ऑप्शन में 4 है, पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है, आपके एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है। 7 दूनी 14 कहाँ है भाई, लास्ट में 4 चाहिए, एक ही ऑप्शन में है ना। तो और जिनको कराना है आप गुणा करा लेना, 27 गुणा 62 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, बताने का रीजन ये था क्योंकि इसमें क्या दिया था, विक्रय मूल्य, तो पहले आप क्रय मूल्य बना लो, ठीक है ना। चलिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर पी आ जाता है और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। पी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 2 लोग थे, कौन था, ए है और बी है। ए करता है 25 दिनों में काम को, ये करता है दूसरा भाई 30 दिनों में। एलसीएम ले लेना है, एलसीएम हो जाएगा अपना 150, इसी को बोलते हैं टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। 25 दिन में 150 यूनिट काम किया तो एक दिन में कितना किया, एक की वैल्यू निकाल ली है, इसलिए कराते हैं भाग। 25 छक्के 150 और 3 पांचे 15 यानी कि 30 पंचे 150। एक दिन में ए जो है 6 यूनिट काम करेगा और बी करेगा 5 यूनिट। अब जैसा जैसा उन्होंने किया है वो हमें करा देना। वे यानी कि दोनों लोग 6 दिन तक साथ में काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 11 यूनिट काम होगा, तो 6 दिन में होगा 11 66, यानी 150 यूनिट काम है, 66 यूनिट हो गया है। बच जाएगा अपना कितना, बच जाएगा 84 बच जाएगा। 10 में से 6 गया 4 और 14 में से 6 गया 8। अब इसके बाद हुआ क्या है कि बी चला गया, बी के स्थान पर पी आ जाता है, ठीक है, आ जाने दो, और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। तो पी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। यार पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि पी की क्षमता क्या है, पी ने कितना काम किया है। तो देखो उसने बताया है
कि काम छोड़ के कौन चला गया है, बी। मतलब ए नहीं गया है, ए ने तो काम किया है। ए ने किसके साथ काम किया है, पी के साथ। और ए भी 8 दिन तक काम करने आया होगा और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो गया, उसने बताया। इन 8 दिनों में किस किसने काम किया है, ए ने भी काम किया है और बी ने भी। तो अगर ए सिर्फ 8 दिन आता, मतलब हमें पी के बारे में तो कुछ नहीं मालूम, हमें इतना मालूम है कि इसके साथ ए भी आया है। और ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए करता है एक दिन में, ए की बात करें अगर, 6 यूनिट काम। और 8 दिन तक तो ए भी आया है, तो 6 8 48 यूनिट काम इन लास्ट दिनों में। इस 84 में से 6 8 48, ए की क्षमता है 6, 8 दिन तक आएगा, 6 8 48। इस 84 में से 48 यूनिट काम तो अपने भाई ए ने किया है, तो 14 में से 8 गया, यहां आ जाएगा 6, 7 में से 4 गया 3, यानी कि शेष जो 36 यूनिट काम है, ये जो 36 यूनिट काम है यही किया है इस भाई पी ने। ठीक है ना। तो पी ने कितने दिन में किया है, पी भी 8 दिन आया है, तो पी 8 दिन में, पी 8 दिन में कितना काम करता है, 8 दिन में 36 यूनिट काम करता है। तो क्षमता क्या होती है, एक दिन की। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक की वैल्यू चाहिए है, तो भाग कराते हैं 36/8। 8 से मतलब कटता है काट दो, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। 9/2 क्षमता आ गई है पी की क्षमता, बात समझ रहे हैं ना, पी की क्षमता आ गई अपनी। अब बस पी की क्षमता से हमें भाग करा देना है। पी अकेले उसी कार्य को मतलब इस 150 को, पी अगर 150 यूनिट काम करे और पी की क्षमता है 9/9 कितनी 2, तो भाई बस हमें भाग कराना है, यहां करा दें 150, ये भाग बनता नहीं, बनता है गुणा, 9/2 से 2/9, भिन्न से भाग ऐसे कराते हैं, इसको पलट देते हैं और इसकी जगह आ जाता है गुणा। 3 तिया 9, 3 से जाएगा 3 5 15, शून्य की शून्य, 50 दूनी हो गया अपना ये 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3 दिन। कहाँ है भाई 33 सही 1/3 दिन, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है ना, कहानी को समझना है कि कब बी आया है, बी ने कितना काम किया है, बस बाकी क्वेश्चन इजी ही था। चलिए, राज के पास ये जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने लगभग हर शिफ्ट में देखा होगा, तो कहीं ऐसा ना हो फिर से रिपीट हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो हम पहले से सीख लेते हैं। वैसे मैंने पहले की क्लास में सिखाया है, लेकिन कहीं आप भूल ना जाएं, भाई आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आपको 20 ही क्वेश्चन आने हैं, है ना, और आपका लेवल एकदम हाई नहीं होने वाला है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ लगभग उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, और अगर आपको आता है तो आप वीडियो को रोक के इसको मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ सर हमने कर लिया था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, राज के पास 1612 रुपए है, वह इसे अपने बेटों वरुण और आशीष में बांट देता है और उन्हें इसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहता है। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 18 और 19 वर्ष बाद समान राशि मिलती है, यानी कि जब वो लेने जाते हैं, वरुण जाता है 18 वर्ष बाद और ये जो दूसरा है आशीष वह जाता है 19 वर्ष बाद लेने, तो इन दोनों को समान राशि मिलती है, यानी समान ब्याज मिलता है, ये वाली कंडीशन है। तो आपसे पूछेगा दोनों में से किसी एक का हिस्सा राज ने वरुण को कितने रुपए दिए, तो आपका सबसे पहला काम है, क्वेश्चन भले बड़ा है लेकिन आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो। कैसे, सबसे पहले उठाना है आपको इस दर को, 8% का मतलब होता है, 8 को आप काट दो, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25 भाग, यानी कि 2/25, यानी कि 25 रुपए की राशि इन्वेस्ट करोगे तो 2 रुपए बढ़ के वह राशि हो जाएगी 27, इतना कर लोगे, यानी राशि हो जाएगी 25 से 27, ठीक है ना। अब राशि कितनी हो गई, राशि हो गई अपनी 27, कितने से, 25 से, और आपको इसके बाद क्या करना है, यहां है 18 वर्ष और यहां है 19 वर्ष, कितने वर्ष का अंतर है, आप कहेंगे एक का, यहां जितने वर्ष का अंतर आपको समझ में आता है उतने की यहां आपको लगाना है पावर, यानी कि 1 की पावर। और आप देख लेना जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी में 1 ही की पावर है, सभी में 1 वर्ष का अंतर है, 18 वर्ष और 19 वर्ष, तो जितने वर्ष का अंतर है उतने की यहाँ पे लगा दो पावर, तो 1 की पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारा अनुपात आ गया 25 और 27,
ये किस चीज का अनुपात है? यही है हमारा मूलधन का अनुपात, ठीक है ना, यानी जो राशि हमें बांटना है उसका। अब आपको बांटते समय याद रखना है, याद क्या रखना है कि जिसके पास कम समय है इसको 18 साल बाद मिलेंगे, इसको मिलेंगे 19 साल बाद, ठीक है ना। कौन कौन है भाई, नाम लिख दो। यहाँ है अपना वरुण और यहाँ है अपना आशीष। इसको मिल रहे हैं 18 वर्ष बाद पैसे और इसको मिल रहे हैं 19 वर्ष बाद, ठीक है। तो जिसके पास कम समय है उसको आपको ज्यादा रुपए देने हैं। क्यों? क्योंकि उसको कम समय में ही उतना ब्याज लेना है जितना उसको ज्यादा समय में मतलब जैसे ये है, इसको 19 वर्ष में जितनी राशि मिलेगी इसको 18 वर्ष में उतनी राशि लेके आना है। तो जिसके पास कम समय है उसको आपको देना है ज्यादा रुपए, ठीक है ना। और जो 19 वर्ष बाद जिसके पास समय ज्यादा है उसको आप कम पैसे दे दो, इसको 19 वर्ष का ब्याज मिलेगा, इसको 18 वर्ष का ब्याज मिलेगा। तो समय किसके पास कम है? इसके पास। तो जिसके पास समय कम है ज्यादा रुपए उसी को दे दो, यानी इसको दे दो आप 27 रुपए और 25 रुपए इसको दे दो जिसके पास समय ज्यादा है। तो किसके पास समय ज्यादा है? आशीष के पास। इसको तो 19 साल है, 19 साल बाद पैसे मिलना है, इसको जल्दी मिलना है 18 साल बाद। तो जिसके पास समय ज्यादा है उसको कम पैसे दो, जिसके पास समय ज्यादा है। किसके पास समय ज्यादा है? वरुण के पास कि आशीष के पास? आशीष के पास। देखो 19 वर्ष बाद, तो इसको आप कम पैसे दे दो, ये इसके पास समय है ब्याज पैदा करने के लिए, लेकिन इसके पास थोड़ा सा कम समय है। तो जिसके पास कम समय है उसको ज्यादा पैसे देना है, उल्टा करना है। और जिसके पास ज्यादा समय है उसको कम पैसे दे दो आप यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि 25। ये इनका हिस्सा आ गया। दोनों का हिस्सा मिला के देखा जाए तो हो जाएगा अपना कितना, 52, ठीक है ना। कम समय वाले को ज्यादा देना है, ज्यादा समय वाले को कम देना है, सीधी सी बात। उनके हिसाब से कुल कितने रुपए बांटना है? 1612। 1612। अपने हिसाब से कुल कितने रुपए हैं? 52। चाहिए क्या, क्या चाहिए है? हमें चाहिए है, राज ने वरुण को, तो वरुण को कितनी राशि दी है? 27, यानी हमें देना है यहाँ पे 27 की वैल्यू। बस कटता है काट लो, तो अपना ये चला जाएगा, किससे काटे? चलो 13 से, 13 चौके हो गया अपना 52, 13 एकम 13 बच गया यहाँ पे 3, 13 एकम 13 बच गया 3, 13 दूनी 26 बच गया 5, 13 चौके 52। फिर 4 से चला जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 गुणा आपको 27 कराना है, ठीक है ना। यानी कि हमारा यूनिट डिजिट जो होगा 7 एकम 7 होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन में 7 है। अब आपको करना क्या है, पहले आप 27 तिया कर लो। तो जैसे 27 तिया क्या होता है? 81, यानी 810, और 27 एकम 27। बात समझे ना कैसे? तो आंसर हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा? 837। कैसे? 27 का मैंने 30 बार पढ़ दिया, तो 27 तिया 81, शून्य का शून्य, 30 बार हो गया। एक बार और पढ़ना है, 27 एकम 27, 7 का 7, 2 और 1 3, 8 का 8, 837 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है, प्रतिशत से पहले भिन्न बनाएंगे। 25 की राशि 2 रुपए बढ़ जाएगी, ये ब्याज है, राशि हो जाएगी 27। 27/25 या 25/27, जो लिखना है लिख लो। यहाँ गैप देखना है, कितने वर्ष का गैप है? 18 और 19 वर्ष बाद, जितने वर्ष का गैप बनता है उसकी पावर लगा दो, तो 1 की पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 और 27। याद रखना है, वरुण को पैसे मिलेंगे 18 वर्ष बाद, आशीष को पैसे मिलेंगे 19 वर्ष बाद। तो इसको 19 वर्ष तक ब्याज मिलेगा। तो जिसके पास समय ज्यादा है उसको पैसे देना है कम। इसके पास समय कम है, वरुण के पास, वरुण को 18 वर्ष में ही इसके जितना ब्याज पैदा करना है, तो फिर वरुण को अपन को देना पड़ेगा थोड़ी से ज्यादा पैसे, यानी कि ज्यादा वाला आप दे दो कम समय वाले को, ठीक। और बस उसके बाद अनुपात में बांटना है और कुछ भी नहीं, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अच्छा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समानुपातिक हैं, मतलब समान अनुपात में है, जो पहले अनुपात है वही बाद में है। पिछले वर्ष जब गणित में 60 अंक मिलते थे तो उसने अंग्रेजी में 75 अंक प्राप्त किए। काफी आसान क्वेश्चन है, देखो, यानी कि मैथ गणित है और इंग्लिश अंग्रेजी है अपनी। तो गणित में मिले हैं उसको कितने अंक? 60। अंग्रेजी में मिले हैं उसको 75, ठीक है ना। और उसने बताया कि जो इनका अनुपात है वो समानुपातिक हैंगे, अगले वर्ष भी इसी अनुपात में उसको अंक मिले हैं। तो आप इसका अनुपात बना लो, 15 चौके 60
और 15 पंचे 75, ठीक है ना, ये हमने अनुपात बना लिया। फिर तो उसने अंग्रेजी में 75 अंक प्राप्त किए थे। यदि इस वर्ष अंग्रेजी में उसके अंक 60 हैं इस वर्ष, तो अनुपात वही रहेगा, क्योंकि उसने बता दिया कि अनुपात कैसा है, हर वर्ष का समानुपातिक यानी समान अनुपात है। अंग्रेजी के अंक हैं 60, उनके हिसाब से अंग्रेजी के अंक हैं 60, हमारे हिसाब से अंग्रेजी के अंक है 5। लो भाई इसी अनुपात में, तो गणित के अंक क्या है, गणित के अंक इसी अनुपात में होंगे यानी कि 4। उनके हिसाब से अंग्रेजी के अंक 60, हमने अनुपात बना लिया था, हमारे हिसाब से अंग्रेजी के अंक 5। चाहिए क्या, मैथ के कितने हैं 4, 5 से जाएगा अपना ये 12 बार, 5 एकम 5, 5 10, 12 चौके 48, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, आपके जीडी का क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको करा दिया। चलिए, और अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना ही बताना है, ठीक है ना। एक दुकानदार एक त्योहारी ऑफर देता है, कोई भी 3 सेट खरीदने पर 2 मुफ्त पाए, यानी कि आप खरीदोगे 3, 2 आपको यहां 2 आपको मिल जाएंगी मुफ्त, तो आपके घर पहुंचेंगी कितनी, 5। यही है ना कहानी, हाँ यही है। तो आप क्या बोलोगे, आप तो यही बोलोगे ना कि पैसा तो लगना था 5 का, पैसा तो लगना था 5 साइड का, लेकिन मुझे लगा है सिर्फ 3 का, यानी कि जैसे मान लो 5 रुपए की वस्तु आपको कितने में मिल गई है, 3 में, तो आपको कितना डिस्काउंट मिल गया है, 2। ठीक है ना, तो 2 का डिस्काउंट मिल गया है कितने पर, 5 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 20 दूनी हो गया अपना 40%। ठीक है ना, तो 40% हमारा बट्टा आ जाएगा। भाई 3 की जगह 3 खरीदी, 2 मुफ्त मिल गई, वस्तु मिली 5। तो अगर हम इनका देखें कि हर एक वस्तु 1 रुपए की होती, तो 5 रुपए की वस्तु आपको कितने में मिल गई है, भाई पैसे तो आपको 3 के ही लगे ना, तो आप यही बोलेंगे कि 5 वाली वस्तु मुझे 3 में मिल गई, तो 5 रुपए पे 2 की छूट मिल गई, बस छूट प्रतिशत निकाल दो। ठीक, चलिए, एक वस्तु 2 धातुओं ए और बी से बनी है। देखो एक वस्तु 2 धातुओं से बनी है, उन धातुओं के नाम दे रखे हैं, क्या है, ए और बी, जिनकी लागत क्रमशः 35 रुपए प्रति किलोग्राम और 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। उनका अनुपात 2:3 है, अनुपात भी दे रखा है 2:3, यानी कि ये 2 है और ये 3 है। और इनका आपको मूल्य भी उसने बताया है कि पहली वस्तु जो है वह 35 रुपए प्रति किलोग्राम थी, दूसरी वस्तु जो है वह 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अब 35-35 वाली अगर आपने 2 किलो ली होती, क्योंकि इसकी मात्रा 2 दे रखी है, तो 35 दूनी आप कितने रुपए की लेके आते, 70 की। और 40-40 रुपए वाली हमने अगर 3 वस्तु मिला ली, तो 40 दिया हो गया हमारा 120। तो सभी को मिला के अगर देखा जाए तो कितने रुपए की वैल्यू बनी, मतलब 190 रुपए, 190 रुपए लग गए। और मात्रा, ये आपको मात्रा मतलब देखो उसने अनुपात दिया है, उनका अनुपात, ये मात्रा का अनुपात दे रखा है कितना, 5। तो मान के चलो ये अगर ये किलोग्राम होते, 2 किलो ये ले ली है, 3 किलो ये, तो टोटल मिला के क्या हो गया, 5। तो आप तो यही बोलोगे ना कि 5 किलो का मूल्य कितना है, 190। तो 1 किलो का कितना है, आप बोलेंगे 190 बटे 5। 1 की वैल्यू निकालते हैं तब भाग कराते हैं, 5 की वैल्यू 190, तो 1 की वैल्यू है 190 बटे 5। 5 दिया 15, यहाँ हो गया 4, 40, 5 अट्ठे 40। 1 किलो वस्तु आपकी पड़ जाएगी, 1 किलो पड़ जाएगी 38 की। वस्तु का मतलब क्या है, यहाँ वस्तु का मतलब इनके मिश्रण से है। देखो एक वस्तु 2 धातुओं से बनी है, ए और बी को मिला के, तो मैंने वही काम किया, 35 दूनी 70 और 40-40 वाली 3 कैटेगरी ली है, 40 दिया 120, मिला के तो मैंने मिला दिया 190। और ऐसी कितने किलोग्राम वस्तु हो गई, 5, तो 5 किलो की वैल्यू है 190, तो 1 किलो हो गई 38 की। काटा विधि करने के बाद 1 किलो का नहीं पूछा हमसे, पूछा है 12 का, गुणा करा दो 12 का, 12 अट्ठे 96, यहाँ आ जाएगा अपना 9, 12 तिया 36, 36 और 9 हो गया अपना 45। आंसर होगा 456, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे, 2 अट्ठे 16, लास्ट में एक ही जगह 16 यानी 6 है, तो बस हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, एमटीएस में आया हुआ है, तो हो सकता है रिपीट हो जाए, इसलिए आपको देख लेना है। चलिए, तो जो भी आपके लेवल के क्वेश्चन है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप तक मैं पहुंचा ही दूंगा, अगर आप डे बाई डे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको किसी भी प्रकार से निराश नहीं करूंगा, आपको ये कहने का मौका नहीं दूंगा। भगवान की अगर कृपा रही तो 20 में से 20 ही क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व करके आओगे। ठीक है ना, चलिए,
एक रासायनिक दो अवयवों X और Y को मिलाकर 100 ग्राम दवा तैयार करता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। X का मूल्य 1500 रुपए प्रति 100 ग्राम है, यानी 100 ग्राम खरीदोगे तो 1500 रुपए लगेंगे। और Y का मूल्य है 50 रुपए प्रति 10 ग्राम, 50 रुपए में 10 ग्राम आएगी। X और Y को इस प्रकार मिलाया जाता है कि परिणामी द्रव्य का मूल्य 13 रुपए प्रति ग्राम। ये लो भाई, तीन है भाई मतलब ये समझो 3 लाइन में 3 ही प्रकार का डाटा दिया है। देखो एग्जाम में ऐसा हो जाता है, आया है एमटीएस में, अब आएगा आपके एसएससी जीडी में, तैयार रहना। तो मैं आपको पहले ही सिखा दे रहा हूं, ठीक। तो करना क्या है, देखो हमने मिलाया है एक्स, हमने मिलाया है वाई, मिला के एक नई कैटेगरी बनाई है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया है कि हमें लगाना तो एलिगेशन है, लेकिन समस्या ये है एलिगेशन तब काम करता है जब सभी जगह मात्राएं क्या होती हैं, बराबर। सभी जगह मात्राएं क्या होती हैं, बराबर। अब वहां पे 100 ग्राम की वैल्यू है, बाई की वैल्यू 10 ग्राम की दी है, और दोनों को मिला के जो मिश्रण बना है उसकी प्रति ग्राम वैल्यू दी है, तो सबको प्रति ग्राम ही बना लो ना। 100 ग्राम एक्स का मूल्य निकालें, ठीक है ना। वैसे तो आप देख के बता पाओगे, एक्स का मूल्य है 100 ग्राम। 100 ग्राम की वैल्यू क्या आई है, 100 ग्राम की वैल्यू है 1500 रुपए। तो हमें तो भाई 1 ग्राम की चाहिए, और 1 ग्राम की वैल्यू कैसे निकलती है, भाग करने से। 1500 बटे 100, कभी भी एक की वैल्यू निकालो, कराते हैं भाग, 2 शून्य से 2 शून्य गया, यानी एक्स की जो वैल्यू आ गई है 15 रुपए प्रति ग्राम आ गई। बात समझते हैं जी सर। उसके बाद y की वैल्यू हमें निकालना है। y की वैल्यू के बारे में बताया है कि 10 ग्राम, 10 ग्राम कितने का है, 50 का, 50 रुपए का। तो 1 ग्राम की वैल्यू निकालना है सभी जगह, तो 1 ग्राम कितने का है, 50 बटे 10 का, शून्य से शून्य गया, मतलब 1 ग्राम की वैल्यू आ गई है 5 रुपए प्रति ग्राम। तो बस अब एलिगेशन लगाना था और कोई काम नहीं बचा। यहाँ अपना x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। तो दोनों का मूल्य दे रखा है। x का मूल्य हमने अभी निकाला 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, y का मूल्य है 5 रुपए प्रति किलोग्राम, और अगर हमने दोनों को मिला दिया है तो दोनों को मिला के बन गया है 13 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहां लग जाएगा अपना एलिगेशन, सिर्फ अंतर लिखना है। 13 में से 5 गया, आ गया अपना यहाँ पे 8। 13 और 15 का गैप देखें तो यहाँ जाएगा अपना 2, कटता है तो काट लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4:1 आ गया। क्या पूछा है, तो उसने हमसे पूछा है कि दवा में एक्स की मात्रा ग्राम में कितनी है। तो दोनों को मिला के 100 ग्राम दवाई बनाई थी, ये मिश्रण है 100 ग्राम। हमारे हिसाब से दोनों को मिला के हम बनाएंगे 5, उनके हिसाब से दोनों को मिला के बनाया है 100 ग्राम, हमारे हिसाब से दोनों को मिला के बनाया है 5। ये 100 ग्राम देखो मिश्रण दिया है, एक्स की मात्रा पूछी है यानी कि 4। तो 5 से जाएगा अपना ये 20 बार, और 20 चौके हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं आपके बीच लेके आया। चलिए, एक कंपनी में यदि 40 कर्मचारी 4 दिनों में 50 बैग बना सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप सीख ही गए होंगे, तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूं। देखो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आएगा आपके एग्जाम में। कितने कर्मचारी हैं, 40, कितने दिन काम करते हैं, 4, और इसके बदले काम कितना करते हैं, काम की मात्रा क्या है, तो जो भी हो उसके नीचे लिख देना है आपको। कितने बैग बनाते हैं, 50, कितना काम किया है, 50, आदमी ऊपर लिखते हैं, दिन ऊपर लिखते हैं, कितने घंटे काम करते हैं वो भी ऊपर लिखते हैं, बदले में क्या काम करते हैं वो हमेशा आपको नीचे लिखना है, ठीक है ना। इसके बदले आपको उनको कितना रुपए मिलता है, अगर रुपए मिलता है तो वो भी आप नीचे लिख देना। और यहां लगाते हैं बराबर। आपसे पूछा है 24 कर्मचारी, तो कर्मचारी की जगह पे आपको कर्मचारी लिखना है। कितने दिनों में, 8 दिनों में, 8 लिख दो यहाँ पे। कितने बैग बनाएंगे, तो हमने कहा बी बैग बनाएंगे, बी फॉर बैग। अब हमें क्या मालूम कितने बनाएंगे, ठीक है ना। ये देखो अपना शून्य से शून्य कट जाएगा। अब करना क्या है, पक्षांतर कर लो, वैसे तो यहीं से काट सकते थे लेकिन आप कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बी को ले आओ आप यहाँ, बी आ जाएगा इस साइड, सामने बच गया अपना 24 गुणा 8, ये तो 4 गुणा 4 इस साइड जाएगा, तो देखो नीचे आ जाएगा 4 गुणा 4, ये 5 नीचे था, भाग में था, उस साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा गुणा में। ये जो ऊपर गुणा में थे बराबर के उस साइड जाते हैं तो भाग में यानी नीचे आ जाते हैं। 4 से जाएगा अपना ये 4 बार, 6 बार, 4 6 24, 4 से जाएगा 2 बार, तो 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। चलिए, दो ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 AM मतलब सुबह और 9 बजे AM पर रवाना होती हैं। दो ट्रेनें एक ही जगह से, दिल्ली से। उनकी गति क्रमशः 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन ये है, कुछ इस प्रकार से है कि ये समझ लो, ये है अपना दिल्ली, ठीक है ना। यहाँ से दो ट्रेनें निकली है, एक निकली है 8:30 पर, ठीक, और इसकी जो चाल है, 8:30 वाले की, उसकी चाल उसने आपको बताई है कि ये 60 की रफ्तार से निकली है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और एक और ट्रेन निकली है, लेकिन वो निकली है भाई 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। और वही निकली है कितने की रफ्तार से? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आपसे पूछा है कि वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी कब, जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। जयपुर से निकली है, जयपुर से दिल्ली के लिए निकली है, ठीक है। तो भाई 8:30 पे ये निकल गई है, 9 बजे ये निकली है इसको पकड़ने के लिए, तो ये आधा घंटे चल चुकी है ना। देखो 8:30 से 9 बजे तक तो ये चलती रही है, कौन सी ट्रेन? पहली वाली। अब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर, एक घंटे में चल रही है 60 किलोमीटर। तो भाई आधे घंटे में कितना जाएगी? आधे घंटे में कितना जाएगी? 30 किलोमीटर तो जाएगी ना। यानी कि अब दोनों ट्रेनों के बीच में 30 किलोमीटर का गैप बन गया है। अब हमसे पूछा है कि ये ट्रेन इसको मिलेगी कब, कितनी दूरी पे मिलेगी या किस समय पे मिलेगी, ये आपसे पूछ सकता है। तो जैसे ही बीच का डिफरेंस, अब दोनों ट्रेनों के बीच में 30 किलोमीटर का गैप बन गया, यहाँ पे पहली ट्रेन है, यहाँ पे दूसरी ट्रेन, ये अपनी 60 की रफ्तार से भागे जा रही है। 9 बजे ये कितने की रफ्तार से? 75 की रफ्तार से इसका पीछा कर रही है। अब दोनों समान दिशा में चल रही हैं और समान दिशा में चालें घट जाती हैं। चाल बची हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। जैसे ही बीच का डिफरेंस, यानी बीच का डिफरेंस कितना है? 30, खत्म हो जाएगा, दोनों आसपास आ जाएंगी यानी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 30 किलोमीटर कवर करना है किस चाल से? 75 से नहीं, 75 से ये भाग रही है तो 60 से वो भी भाग रही है, यानी एक घंटे में कितना कवर कर पाएगी? 15। समान दिशा में चालें घट जाती हैं। 30 किलोमीटर कवर करना है 15 की चाल से, 15 दूनी 30, यानी कि कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। आपसे पूछ सकता है कितने बजे मिल जाएंगे, तो 9 बजे निकली है ये वाली ट्रेन, 9 बजे, 9 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे, यानी ट्रेन मिलेगी 11 बजे, ठीक है ना। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है, 9 2 11। लेकिन आपसे पूछा है कि कितनी दूरी पे मिलेंगी, तो भाई 75 की चाल से 9 बजे निकली है ट्रेन, कितने की चाल से? 75 की चाल से निकली ना, 75 किलोमीटर प्रति घंटे निकली है। और उसने हमें बता दिया है कि 2 घंटे में कवर कर लेंगे, तो 75 की चाल से 2 घंटे दौड़ा दो, आ गया अपना 150 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो जयपुर से कितनी दूरी पे मिल गए हैं? 150 किलोमीटर। कितने समय में मिल जाएंगे? 2 घंटे में। कितने बजे मिल जाएंगे? 11 बजे। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों मैंने आपको सिखा दिए, ठीक। चलिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है, परंतु किसी दिन किन्हीं विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वही यात्रा पूरी करती है। ज्ञात कीजिए प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। एक बार जाती है 80 की रफ्तार से बिना रुके, यानी नॉन स्टॉप। कई दूसरी बार क्या हुआ कि किन्हीं विशेष कारणों से वो रुक रुक के गई है, और उस बार गई थी वो 60 से, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा है कि ये रुक रुक के तो गई है दूसरी ट्रेन या दूसरी कंडीशन में, तो हर घंटे रुकी कितनी है। तो मैं आपको इसका सीधा और अच्छा तरीका बताता हूं कि आपको लिखना है चालों का अंतर। यहाँ 60 है, यहाँ 80 है, इन चालों का अंतर कितना है? आप कहेंगे 20, और नीचे हमेशा आपको लिख देना है रेगुलर वाली चाल, रेगुलर बिना रुके वाली कितनी है? 80। यही हमारा आंसर होगा। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 1/4 घंटे, 1/4 घंटे, ये हमारा आंसर होगा। सर ये तो दिया ही नहीं है। अरे भाई 1/4 घंटे, क्योंकि चाल थी किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मिनट बना दो, घंटे को मिनट में बदलते हैं तो गुणा कराते हैं 60 का, 4 से जाएगा अपना ये, 4 से जाएगा 15 बार, तो आंसर हो जाएगा 15 मिनट, ठीक है ना। दोनों चालों का अंतर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं हमेशा बिना रुके वाली चाल, तो आप हमेशा बता पाओगे कि प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। आपका जो आंसर आएगा वह घंटे में आएगा।
क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में चाल थी। तो 1/4 घंटे का मतलब ही होता है 15 मिनट। ठीक है ना। चलिए, तो आज के हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा और काफी कुछ आज आपने सीखा होगा। और ऐसे ही मैं आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें सिखाने का प्रयास करूंगा। अच्छी से मेरा तात्पर्य है कि जो आपके एग्जाम के लायक है मैं आप तक वही क्वेश्चन पहुंचाऊंगा। ठीक है ना। यानी कि आपका एग्जाम कौन सा है? एसएससी जीडी कांस्टेबल। ठीक है ना। तो इसी तरीके से बढ़िया मेहनत करते रहिए। एक दिन जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी और जो आपने सपना सोचा है वह जरूर आपका सपना साकार होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।